नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स नाउ भारत के साथ आप हैं और मैं हूं अंकित त्यागी। वीवीआईपी कल्चर सुना होगा आपने। कैसे नेता जब आते हैं तो सड़कें रुक जाती हैं, लाल बत्तियां सब हरी हो जाती हैं, आम जनता को परेशानी जरूर होती है। इस पर सवाल कई सालों से उठ रहे हैं, कदम भी कई उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने कहा कि ये वीवीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल सरीखे नेताओं ने वीवीआईपी कल्चर के बारे में बहुत बात करी। लेकिन इतनी सारी बातचीत के बाद भी होता आखिर क्या है? ये पूरा जो बला है वो खत्म क्यों नहीं होती? जनता गड्ढे में गिरकर मर जाती है, लेकिन जुमा 2 दिन पुराने मुख्यमंत्री जो हैं उनके घर के बाहर सड़क रातों रात बन जाती है। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। आखिर कब तक? जिस जनता ने वोट देकर इन नेताओं को कुर्सी तक पहुंचाया, आखिर उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक होता रहेगा? कहते अपने आप को जनता के सेवक हैं और राजसी ठाट अभी भी नेताओं के दिमाग से निकलते नहीं है। यह कहानी किसी एक शहर, एक राज्य की नहीं है। देश भर में माननीय यही हरकतें करते दिखाई पड़ते हैं। आपके घर के आगे की सड़क कैसी होगी, यह आपकी हैसियत पर निर्भर करता है। आप सड़क पर आराम से गुजरेंगे या जान गंवाएंगे, यह आपके स्टेटस पर निर्भर करता है। अगर आप नेता हैं, तो जन्मदिन भी बीच सड़क पर मनाएंगे। इस देश में नेता होने का मतलब क्या सड़क का शहंशाह होना है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आप इन चंद तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए। महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क के गड्ढे में गिरकर एक शख्स की जान चली गई, लेकिन मुख्यमंत्री के घर के सामने की सड़क को रातों रात बना दिया गया। पटना में सीएम नीतीश कुमार का काफिला दनदनाता हुआ सड़क से गुजरता है और उनके काफिले को आराम से गुजरने के लिए एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। वहीं हैदराबाद में पूर्व मेयर ने अपने बर्थडे मनाने के लिए सड़क को ही पार्टी प्लेस बना दिया। सबसे पहले आपको ठाणे की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सड़क पर बने गड्ढे में गिरकर एक शख्स की जान चली गई। 37 साल के मोनीश अपनी बाइक से मुंबई जा रहे थे, लेकिन घोड़बंदर रोड पर बने एक पॉटहोल में उनकी बाइक फंस गई। मोनीश जैसे ही बाइक से गिरे, पीछे से आती बस ने उन्हें कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसी गड्ढे में गिरने से एक और शख्स घायल हो गया। महाराष्ट्र में यह तस्वीर आम बात हो गई है। साल 2018 में पॉटहोल्स की वजह से 552 हादसे हुए, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई। 2019 में 181 हादसे, जिनमें 72 लोगों की मौत हुई। 2020 में 61 हादसे, जिनमें 39 लोगों की मौत चली गई। आंकड़े गवाह हैं कि सरकार किसी की भी हो, गड्ढों में गिरकर आम जनता की जान जाना आम बात हो गई है। लेकिन इसी के साथ ये तस्वीर देखिए, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर के बाहर की तस्वीर है, जहां रातों रात चमकती हुई सड़क का निर्माण कर दिया गया। अब सवाल यही उठता है कि क्या अच्छी सड़क पाने के लिए मुख्यमंत्री या रसूखदार होना पड़ेगा? आम जनता और वीवीआईपी के बीच कितनी बड़ी खाई है, इसकी बानगी पटना से आई इन तस्वीरों से भी लगाई जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा है, लिहाजा सड़क पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। मुख्यमंत्री का काफिला दनदनाता हुआ गुजरा और इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही बाइक, कार, ऑटो सबको रोक दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले के लिए जो ट्रैफिक रोकी गई, उसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। तस्वीरों में एम्बुलेंस साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इसे जाने नहीं दिया। क्या ही कहा जाए, मुख्यमंत्री खुद तय कर ले कि उस सड़क पर पहले उनके काफिले का जाना सही था या फिर एम्बुलेंस का। नेताजी को माला पहनाने के लिए सड़क पर क्रेन लाई गई। जन्मदिन का ये जश्न बीच सड़क पर मनाया गया।
बर्थडे बॉय के सेलिब्रेशन वाले काफिले के पीछे ट्रैफिक जाम लगा है, गाड़ियां फंसी हैं, बस खड़ी है, पानी की टैंकर को रोक दिया गया है। कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो किसी का जरूरी काम छूट रहा है, लेकिन काम छूटे तो छूटे, बर्थडे पार्टी में कोई खलल नहीं आनी चाहिए। नेताजी का जन्मदिन जो ठहरा, बर्थडे बॉय भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, शहर के पूर्व मेयर हैं, टीआरएस के बोंथू मोहन राम है। आप भी देख लीजिए, अगर ऐसा बर्थडे मनाना है तो कम से कम पूर्व मेयर तो बनना ही होगा। मतलब साफ है, इस देश में आम जनता के लिए कुछ नहीं है। आम जनता सड़क के गड्ढे में गिरकर मरती रहे, ट्रैफिक में फंसी रहे और नेता मंत्री मौज में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको उस खबर तक लिए चलते हैं। राजस्थान में के अजमेर से हैरान करने वाली खबर आ रही है। आपको याद होगा, सलमान चिश्ती नाम के एक व्यक्ति जो कि अजमेर दरगाह को में खादिम अपने आप को बताते हैं, उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था, नुपुर शर्मा को सर तन से जुदा गला काटने की अब बात कही थी। उनको राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया। अशोक गहलोत की पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इसी के बीच में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस को और अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजस्थान पुलिस उस व्यक्ति को सलाह देती दिखाई पड़ रही है कि कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। सलमान को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस वाला सलमान से कह रहा है कि बोल, नशे में था ताकि तुझे बचाया जा सके। इस पर सलमान ने कहा, मैं नशा नहीं करता। आप साफ साफ सुन सकते हैं किस कदर ये जो पुलिस है राजस्थान में, वो भड़काऊ भाषण देने वाले सलमान को बचाने की कोशिश कर रही है। पहले आपको ये जरा सुनवाते हैं। मेरे से आगे वो नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है मेरे से आगे जैसे ताकि वो नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है मेरे से आगे जैसे ताकि वो नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है मेरे से आगे जैसे ताकि वो नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है। तो सुना आपने वो पुलिस वाला किस तरीके से कह रहा है, बोल, नशे में था, तुझे बाद में बचाया जा सके। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख हैं, हेड हैं और साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ भारत से बात करने के लिए। सबसे पहले आपने जो वीडियो देखा उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। पुलिस वाला कह रहा है बोल, नशे में था, बचा लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से प्रशासन इस पूरे प्रकरण में ढिलाई कर रहा है और कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रहा है, एक कवर अप जिसको कहते हैं वो कर रहा है। हमने देखा उदयपुर में भी कन्हैया लाल ने जाके पुलिस में कंप्लेंट करी थी कि मेरी जान को खतरा है और मुझे संरक्षण मिलना चाहिए। उदयपुर और राजस्थान पुलिस ने उनको घर भेज दिया, कहा कि बात हो गई है, सब ठीक है, आप जाइए, और कोई सिक्योरिटी नहीं। लापरवाही उदयपुर में भी हुई। उसके बाद अजमेर में बकायदा बताया जा रहा है कि आप क्या बयान दीजिए ताकि आपको बचाया जा सके। आप चाहते क्या है? क्या राजस्थान में हिंदुओं की जान की कोई कीमत है कि नहीं है? और अगर इस प्रकार के खुलेआम संदेश, भड़काऊ संदेश दिए जा रहे हैं और आदमी होशो हवास में बयान दे रहा है, और वहां की पुलिस जो अशोक गहलोत को रिपोर्ट करती है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो पुलिस कह रही है कि आप कह दो कि आप नशे में थे तो आपको बचाया जा सकता है। तो इससे क्या अर्थ निकाला जाए कि राजस्थान में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है। जान की, चाहे हिंदू हो या कोई भी व्यक्ति, उसकी कीमत जरूर उसका सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आपको लगता है कि ये एक इस तरीके से जो विवादित जो पुलिस वाला है, इसके खिलाफ सबसे पहले सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, या ये मान के चला जाए कि इसको भी संरक्षण प्राप्त है? जब अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने दंगों में हिंदुओं के सैकड़ों घर जला दिए, तो पुलिस वाले जो कर रहे हैं वो तो वहां की सरकार और प्रशासन की शय पे कर रहे हैं। अमरावती में जो घटना हुई थी, 8 दिन 10 दिन उस पे पर्दा डालने का काम किया गया, उसको एक चोरी का मामला बता के रफा दफा करने का प्रयास किया गया, जबकि सच्चाई सरकार बदलते ही सामने आ गई कि वहां पर पुलिस प्रशासन सरकार के निर्देश पे काम कर रहा था। तो अगर कार्रवाई किसी पे होनी चाहिए और सवाल किसी से पूछे जाने चाहिए तो अशोक गहलोत से पूछे जाने चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त भागीरथ चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, लोकसभा सांसद हैं अजमेर से। चौधरी साहब, आपने सुना होगा ये वीडियो जो बाहर निकला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही इसको ट्वीट करके उन्होंने ही इसको बाहर अब किया है। कह रहे हैं कि देखिए, अशोक गहलोत एक तरफ कहते हैं पुलिस ने कार्रवाई की, वहीं एक पुलिस वाला कहता सुनाई पड़ रहा है कि बोलो नशे में थे, शायद बच जाओगे। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की मानसिकता एक वोट की खातिर देश में अमन चैन और ये सारे सब कुछ, उदयपुर में जो घटना हुई है, उन्होंने पुलिस में एफआईआर लॉन्च की है। 6 दिन तक उन्होंने वो शॉप बंद रखी है और उन्होंने पुलिस को सब अनुविनय किया है कि मेरे को धमकी दी जा रही है, मेरी जान खतरे में है, परंतु कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी हिसाब से अजमेर में ये हो रहा है, ये कर रहे हैं और उन पे एक्शन नहीं। फिर पुलिस उसको यदि ये कह रही है कि तुम तो ये कहो कि मैं तो नशे में था, ये आखिर क्या करना चाह रहे हैं? प्रदेश में जो राजस्थान पूरे देश में एक अमन चैन ये इसमें पहचाना जाता है, ये प्रदेश राजस्थान, आज तक कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई है। परंतु पता नहीं क्या मुख्यमंत्री जो ही है, उसके साथ साथ गृह मंत्री भी है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आखिर इस समाज कंटकों द्वारा इस तरह के जो कृत्य कर रहे हैं, बेगुनाह आदमी को इस तरह से मारा जा रहा है, आखिर वो उसमें एक्शन लेना चाहिए। आज योगी जी उत्तर प्रदेश में जो भी है इस तरह की हरकत करता है, हाथों हाथ उसको उसी हिसाब से उसका परिणाम तक वो देते हैं। उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद आज वह अमन चैन है। आखिर जो योगी जी कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, योगी जी जो कर रहे हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल जवाब चल रहे हैं कि कैसे सरकार थोड़ी ये बात कर सकती है। जो सजा देने का काम है वो तो कोर्ट का काम है, सरकार इंस्टेंट सजा किस तरीके से दे सकती है, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन आपको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार जो बार बार कह रही है कि देखिए कोशिश की जा रही है राजस्थान का माहौल खराब करने की, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं दंगों को भड़काने वालों को रोकने की, आपको लगता है सफल हो रहे हैं अशोक गहलोत? देखिए, इस तरह की यदि कैसे सफल होंगे, मैं कह रहा हूं इस आम जनता के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। राजनीति अपनी जगह है, परंतु गहलोत जी को देखना चाहिए इस तरह के वो शेर जो इस तरह के हरकत करने वाले हैं, ये वो सोच रहे हैं कि प्रदेश की सरकार हमारे को बचाएगी, हमारे को संरक्षण दे रही है, तभी तो इतने हौसले उनके बुलंद हो रखे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो अमन चैन के लिए जाना जाता है देश में राजस्थान, आज वहाँ इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, सरेआम वीडियो बना के धमकी दे रहे हैं कि इसको मार दिया जाए, उसको गोली से उड़ा दिया जाए, क्या है? और तो बिल्कुल इस तरीके की बात करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से मैं आपको जरा सुनवा देता हूं। ये सलमान चिश्ती जो हैं, इन्होंने कल तक ये जो धमकी दे रहे थे अपना घर दे दूंगा और इस तरीके की हरकतें जो कर रहे थे, अब पुलिस ने पकड़ा है और कैसे पुलिस ही इनको बचाने की कोशिश कर रही है, सुन लीजिए जरा। मेरे से आगे जैसे ताकि वो नशे में था, ताकि बताओ पीछे वो लग रही है मेरे से आगे जैसे ताकि वो नशे में था, ताकि बताओ पीछे वो लग रही है मेरे से आगे जैसे ताकि वो नशे में था। अब ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल तौर पर, वरना अशोक गहलोत सरकार से लगातार सवाल पूछे जाएंगे और वो अपने आप को इस कटघरे में खड़े पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म के नाम पर एक उन्माद फैलाने की कोशिश इन व्यक्ति की आपने देख ली, लेकिन वहीं किस तरीके से धर्म के नाम पर बच्चों के भविष्य, देश के भविष्य, जो बच्चे हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसकी भी एक खबर आपको दिखाते हैं। बच्चों का कोई धर्म नहीं होता ऐसा हमेशा कहा जा सकता है, मिलजुल के रहते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, हर धर्म के बच्चे वहां पर भी आते हैं, और किसी पाठशाला का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए बच्चों के प्रार्थना को हथियार बनाया जा रहा है। झारखंड के एक स्कूल में प्रार्थना करने के तरीके पर विवाद छिड़ गया। क्या है ये विवाद और क्यों उठा है ये विवाद और क्या है इसका समाधान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, क्या फर्क दिखता है? प्रार्थना एक ही, बस प्रार्थना करने का तरीका अलग।
एक में बच्चे हाथ बांधकर प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरे में हाथ जोड़कर। एक पहले की तस्वीर है, एक आज की तस्वीर। अब स्कूल में बच्चों के प्रार्थना करने के तरीके को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। बवाल किस बात पर हुआ है, इन दोनों तस्वीरों में फर्क क्या है, वो दिखाने से पहले आपको सुनवाते हैं कि इस प्रार्थना के बोल क्या है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। प्रार्थना में राम की बात हो रही है, रहीम की बात हो रही है, वाहे गुरु और यीशु मसीह की बात हो रही है, लेकिन सामाजिक सौहार्द की इस प्रार्थना को भी चंद लोगों ने धर्म के चश्मे से देखा और विवाद खड़ा हो गया। झारखंड के गढ़वा जिले में सरकारी मध्य विद्यालय में प्रार्थना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में बच्चों के प्रार्थना करने के तरीके पर सवाल उठाया गया, क्योंकि ये स्कूली बच्चे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांधकर। क्यों? सर बोलते मतलब हाथ बांधकर क्यों? ऐसे ही करवाते हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद चंद लोगों ने यह सवाल उठा दिया कि बच्चे हाथ जोड़कर क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। मामला राजनीतिक हो गया तो इस पर एक्शन के आदेश दिए गए। बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें जिस सांचे में ढाला जाएगा ढल जाएंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि इसकी शुरुआत किसने की, पाठशाला को धर्म की प्रयोगशाला किसने बनाई। स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि सालों से यहाँ यही प्रथा चली आ रही है। उन्होंने बदलाव करने की कोशिश तक की, लेकिन प्रिंसिपल का कहना है कि ज्यादातर बच्चे माइनॉरिटी से आते हैं। कई बार बदलाव लाने की कोशिश की, ऐसा हो ना पाया। गांव के प्रधान भी कह रहे हैं कि सालों से यही चलता आ रहा है, लेकिन आज तक इसे लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। बच्चों की संख्या जो है करीब ज़्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिल करके, कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए ताकि अच्छा लगे विद्यार्थी को। यदि हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ये सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। हम इस विद्यालय में लगभग 14 साल अध्यक्ष रहे हैं। हम लगभग तीसरा बार अवर मुखिया बने हैं, तो इसमें जो चल रहा है वही है, इसका कोई नया फेरबदल नहीं किया गया। यहाँ सर फिर हम जो यहाँ के हेडमास्टर हुआ करते थे, उस जमाने का ये प्रथा है, ये कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रिंसिपल और प्रधान दावा कर रहे हैं कि सालों से प्रार्थना ऐसे ही हो रही है, लेकिन इसी स्कूल के पूर्व छात्र से जब पूछा गया तो जवाब बिल्कुल विपरीत। हम लोग पहले छोटा पौधा हम लोग ऐसे कभी नहीं किए हैं, वैसे किए हैं। आखिर कब से ये परंपरा चालू हुई? सर जी को मालूम नहीं है, ये अभी फिलहाल से चल रहा है। इस मामले पर झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया, तो मौजूदा शिक्षा मंत्री ने गेंद को बीजेपी के पाले में डाल दिया। स्कूल में प्रार्थना को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। पूरा का पूरा सरकारी अमला स्कूल में बच्चों के हाथ जुड़वाने पहुंच गया, लेकिन स्कूल के छात्र कंफ्यूज हैं। बच्चे भी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने सरकारी बाबू एक साथ पधार गए। जिले के उच्च अधिकारी, गांव के मुखिया सब असेंबली के दौरान मौजूद रहे, सब ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यह विवाद तो शांत हो गया, लेकिन सवाल उठता है कि गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने वाली बच्चों की प्रार्थना को सांप्रदायिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर बच्चों के प्रार्थना करने के तरीके में फर्क से क्या ही फर्क पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बच्चों को और स्कूलों को बख्श दीजिए। इस खबर से आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर भगवान को भगवान के लिए और गैर खुदा को अगर खुदा मानते हैं, इन बच्चों को कम से कम उसी भगवान और उसी खुदा के लिए बख्श दीजिए, उन्हें अपनी पढ़ाई करने दीजिए। इन बच्चों को कम से कम नफरत के चूल्हे में मत इनको तापा जाए। कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है कि सबको जगह कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ाया जाए या इस प्रार्थना करने के तरीके पर हमेशा सवाल उठाए जाएं। इन सब चीज़ों को अलग रहने दीजिए, बच्चों को पढ़ के अपना भविष्य बनाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब खबर जो हर देशवासी को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसका असर जो है वो आप पर पड़ रहा है, ज़ोर से पड़ रहा है, हर बार पड़ रहा है और कई बार तो हर रोज़ ही पड़ रहा है। महंगाई से पहले
जो आम आदमी है उसको अब बता दें कि जो घरेलू गैस अब 50 रुपए और ज़्यादा महंगी हो गई है। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर जो है वो 50 रुपए ज़्यादा महंगा हो गया है। सिर्फ एक साल में एलपीजी सिलेंडर करीब 250 रुपए महंगा हो गया है। अब कैसे आप खाना पका रहे हैं ये आप ही जाने, पर एलपीजी सिलेंडर आपकी जेब जरूर पका रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या किया जाए, या तो फांसी तो खा नहीं सकता आदमी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सर। अब जनता क्या करे, जनता तो बेचारी मजबूर है। मजबूरी है, चलाना तो पड़ता ही है। 50 रुपए की कीमत जानते हैं? जी, सिर्फ 50 रुपए। ये बड़े बाबुओं, बड़े घरों, बड़े साहबों और लाखों की तनख्वाह पाने वालों के लिए सिर्फ 50 रुपए हो सकता है, लेकिन दिन भर कमाई करके रात को राशन जुटाने वालों के लिए यही 50 रुपए किसी 500 या 5000 से कम नहीं है। बावजूद इसके अगर सरकार लगातार कीमतें बढ़ा रही है तो सवाल ये कि क्या महंगाई अब इस देश में कोई मुद्दा नहीं है? हमारे हम 500 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, 2000 रुपए। दूध की थैली लेने जाओ 60 रुपए की, 50 रुपए की आती है। पानी मिला हुआ होता 50 की, उसमें पाउडर मिला हुआ होता। असली दूध मिलता नहीं है, सारे लोकल दूध होते हैं। अब बेकार की बात है, सारा महंगाई दुनिया की कर रखी है ये सरकार ने, ढोस में आ गई है। सरकार ने कहने को हर एलपीजी गैस सिलेंडर पर सिर्फ 50 रुपए ही बढ़ाए हैं, लेकिन यही रुपए कई लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन भी है। महंगाई की मार में रसोई के बोझ तले पहले से ही दबे लोगों की जेब में ये ऐसी सरकारी सेंध है जिस पर ना तो कोई सही से बोल पाएगा और ना ही चुप बैठ पाएगा। एक तो पहले से ही उज्ज्वला योजना वालों को छोड़कर सब्सिडी खत्म कर दी गई है और ऊपर से एक साल में एक सिलेंडर की कीमत 250 रुपए महंगा कर दिया गया है। करीब 14 किलो गैस वाले सिलेंडर की कीमत अब 1053 रुपए हो गई है। मई के महीने में 2 बार सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 2022 में चौथी बार सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 5 किलो वाले सिलेंडर में भी 18 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और एक साल पहले सिलेंडर की कीमत तो थी ही 809 रुपए। 1 जून 2021 को एक सिलेंडर के लिए लोगों को 809 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन ठीक एक साल बाद महंगाई का ऐसा बोझ बढ़ा है कि अब 1053 रुपए देना पड़ रहा है। हालांकि 50 रुपए महंगा होने के बाद शहरों के लिहाज से ये कीमतें अलग अलग हैं। कोलकाता में 1079 रुपए, मुंबई में 1052 रुपए 50 पैसा और चेन्नई में 168 रुपए। महंगाई की मार सिर्फ गैस तक ही सीमित नहीं है, गैस पर पकने वाली सब्जियों में तो पहले से ही आग लगी हुई है। सर काफी रेट बढ़ गया, पहले 15 था, अब डबल रेट हो गया। भिंडी का पहले 15 रुपए किलो था, अब 30 रुपए किलो, डबल रेट हो गया। बिल्कुल। अब बैगन आप कितने रुपए खरीदते थे पहले, जो अब कितने में खरीदते? 10, 12, 15 रुपए किलो लेते, 30 रुपए वही भी आ रहा है। ये भी दुगने दाम हो गए हैं सब्जी के। अच्छा, एक चीज बताइए, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, फल के दाम बढ़ रहे हैं, आज सिलेंडर के दाम भी बढ़ चुके हैं। घरेलू सिलेंडर की बात करूं तो 50 रुपए सिलेंडर हो चुका है और दिल्ली के अंदर करीब 1053 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं? बहुत दिक्कत है। अभी पहले तो 700 था, 800 था, अब कितने डबल हो गया रेट, कुछ नहीं पता। ये बहुत महंगाई बढ़ गई इस टाइम। सब्जी मंडी में दुकानदार हो या खरीदार, महंगाई की मार से सबकी परेशानी एक बराबर है। साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों ने महंगाई का दर्द और भी बढ़ा दिया है। ये बताइए कि सब्जी की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं पहले से? सर पहले से डबल हो गए। आप मुझे सब्जी की कीमतें लगातार बताइए कि कितनी, इसकी कितनी की थी? सर पहले 20 थी, अब 30 हो गई है। बैगन पहले 20 था, अब 30 रुपए किलो। भिंडी सर पहले 10 थी, अब 20 हो गई। मतलब लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ऊपर से ही बढ़ोतरी हो रही है? जी सर, ऊपर से हो रही है। महंगाई की कहानी इतनी ही नहीं है। जो लोग सस्ती सब्जी खरीदने के लिए मंडी तक चलकर आते हैं, उन्हें भी मायूस होकर लौटना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माल भाड़ा बढ़ने से बाकी जगहों से सब्जियों को लाने का खर्च अब पहले से ज्यादा हो गया है। मंडी से आता हूँ सब्जी लेने के लिए, जहाँ सस्ती मिलती है। यहाँ भी आज सब्जी के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। 40 से कम नीचे कोई सब्जी है नहीं। और दूसरी बात यह है कि टमाटर देख लो, प्याज देख लो, आलू देखो, सारी चीज़ों में महंगाई हो रही है, जबकि ये मंडी का रेट है। अगर आप नॉर्मल अपनी कॉलोनी से लेंगे तो दुगने रेट पर मिल रही है चीज़ें। महंगाई अभी चर्चा का विषय भले ही ना हो, लेकिन देश के मध्यम वर्ग के लिए इससे बड़ा झटका कुछ नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी कम है और खर्च ज्यादा। लेकिन आखिर में फिर से सवाल वही खड़ा होता है कि महंगाई पर बात कौन करेगा
और ये भी कि क्या अब देश में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली से अमित गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब बात करते हैं दिल्ली से एक खबर की जो हमें एक तरफ नागरिक होने के नाते शर्मसार करने वाली है, तो दूसरी तरफ अपराध पर अंकुश के लिहाज से अगर पुलिस ठीक से काम करे, पुलिस अपना कर्तव्य निभाए, तो उस पर गर्व करने वाली खबर भी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की के सामने छेड़छाड़ और घिनौनी हरकत करने वाले एक आरोपी को करीब 1 महीने बाद धर दबोचा, उसे गिरफ्तार कर लिया। वारदात 2 जून को हुई थी। दिल्ली के जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर एक लॉ स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ हुई। आरोपी मानव अग्रवाल एड्रेस पूछने के बहाने लड़की के करीब पहुंचा और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लड़की की शिकायत जो थी वो ली, लेकिन फौरन कोई कार्रवाई की नहीं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कैसे एक्शन मोड में आके लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। 100 से ज्यादा पुलिस वाले लगातार इस पूरी घटना पर काम करते रहे। 200 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन के मूवमेंट चेक किए गए, सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और फिर उस व्यक्ति को धर दबोचा गया और उसको अब ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि वो आगे भी याद रखेगा। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। इसमें आज आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी जाने वाले हैं, उनका जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी जाएंगे तो दुनिया 24 घंटे बाद जो देखेगी उसको हम आज ही आपको दिखाते हैं। दरअसल कल वाराणसी में प्रधानमंत्री का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा किनारे जो संकल्प 3 साल पहले लिया था वो कैसे अब पूरा हो रहा है, दुनिया के सामने हाईटेक घाट से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। धर्मनगरी वाराणसी की पहचान यहाँ के गंगा घाटों से होती है। राजघाट से लेकर 80 घाट तक 84 घाटों की श्रृंखला किसी का भी मन मोह ले। लगभग 8 किलोमीटर लंबे गंगा के तट पर बने ये घाट अपने आगोश में कई क्षेत्रों की संस्कृति, सभ्यता और जो आकृति है उसको समेटे हुए है। और अब इसी पहचान में एक नया अध्याय जुड़ गया है, नाम है नमो घाट। भारत की सनातन पहचान गंगा और काशी, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता अटूट है। वो काशी जिसका यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायाकल्प कर दिया है, उसकी शान में गुरुवार को एक और नया सितारा जुड़ने वाला है। नमो घाट, वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद बनारस की पहचान में 4 चांद लगाने वाला है। उसके पहले चरण के शुभारंभ की घड़ी बहुत करीब आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे आ रहे हैं। इस दौरान वो वाराणसी की जनता को कई सौगात देंगे, लेकिन सभी की निगाहें यहाँ पर बनने वाले नमो घाट पर है। नमो घाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। साल 2019 में उन्होंने इस परियोजना का शिलान्यास किया था और लगभग 36 महीने के बाद ये परियोजना है, जो सपनों का एक जमीन उन्होंने तैयार किया था, वो हकीकत में तब्दील हो चुका है। दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में शुमार प्राचीन काशी और आज की वाराणसी बदल रही है। दिव्य, भव्य और नव्य काशी की अद्वितीय तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में आप देख चुके हैं, लेकिन बदलती हुई काशी की वो अविस्मरणीय तस्वीर आपने नहीं देखी होगी, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को करने वाले हैं। वाराणसी के प्रवेश द्वार आदिकेशव और राजघाट के बीच बना दुनिया का सबसे बड़ा घाट शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाट जोह रहा है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब मोदी इस हाईटेक घाट का लोकार्पण करेंगे। ये घाट किन किन खूबियों से लैस है आपको बताएंगे। मोदी ने कब इसकी नींव रखी और कैसे ये महज 3 साल में बनकर तैयार हो चुका है, पूरा किस्सा बताएंगे। लेकिन उससे पहले मंगलवार की ये शुभ तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
काशी पहुंचे और बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। योगी संपूर्णानंद स्टेडियम, अक्षय पात्र और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी गए। यहां गुरुवार को मोदी को आना है। प्रधानमंत्री अब की बार वाराणसी को करीब 1800 करोड़ के तोहफे देने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा है ये नमो घाट, जिसके पहले चरण में करीब 34 करोड़ की लागत आई है। नमो घाट दुनिया का सबसे बड़ा और हाईटेक घाट है। इस घाट की कनेक्टिविटी जल, थल और नभ तीनों से होगी। घाट पर ओपन थिएटर, सीएनजी स्टेशन, फ्लोटिंग स्टेशन और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं भी होंगी। तो दूसरे चरण में यहां वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स, हेलीपैड, चिल्ड्रन पार्क समेत बहुत कुछ तैयार होना है। इसी साल दिसंबर तक दूसरे फेज का काम भी पूरा होने की उम्मीद है। ये घाट लगभग 2 चरणों में ये बनने जा रहा है और उसका जो प्रथम चरण है वो बनकर तैयार है और अब उसी का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर इस घाट की बात करें तो न सिर्फ इसकी भव्यता, न सिर्फ इसकी सुंदरता, बल्कि यहाँ पर जो सबसे खासियत इस बात की है कि ये ऐसा पहला घाट है बनारस का जो न सिर्फ सड़क के मार्ग के जरिए बल्कि वायु और जलमार्ग के जरिए भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। काशी और गंगा मोदी के बेहद करीब है। इसका इजहार उन्होंने उस वक्त भी किया था जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ था। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो उस काशी को भला कौन रोक सकता है। यकीनन जिस काशी के सरकार खुद महादेव हो, जो शहर मोक्षदायिनी गंगा के किनारे बसी हो, उस काशी को पुरातन और नूतन के संगम में तब्दील होने से कौन रोक सकता है। काशी की सुंदरता रोज नए आयाम गढ़ रही है। उसी सुंदर और स्वच्छ काशी का नया अध्याय है नमो घाट। अभी बनारस के अंदर ऐसा नहीं बना है। ऐसा कि किसी भी घाट पे जाएंगे तो ऐसा माहौल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा आकर्षित तो यही कर रही है। मेन पॉइंट तो इसका यही है, आकर्षण का मेन केंद्र यही है। सोशल मीडिया पे यहाँ का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा बनारस आते हैं घूमने तो यहाँ आना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आया और काफ़ी देखने में यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अविनाशी काशी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। यहाँ सिर्फ आस्था के दर्शन नहीं होते बल्कि अतीत के गौरव का भी एहसास सदा और सदैव होता है। ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद नमो घाट प्रधानमंत्री के सपनों की काशी का दूसरा बड़ा पड़ाव है। इस एक घाट की खूबियां अनेक हैं, जैसे सूर्य नमस्कार के ये 3 निशान। जिस गंगा तट पर कभी गंदगी बेशुमार बिखरी रहती थी, वो मोदी के संकल्प से सिद्धि की एक और मिसाल है। ये घाट काशी के बाकी घाटों से बिल्कुल अलग है। लगभग 24,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ रुपया बताई जा रही है और ये घाट सबसे लंबा घाट है, यानी लगभग आधे किलोमीटर क्षेत्र में ये घाट फैला हुआ है। फिलहाल इस घाट के जो फेज 1 का काम है वो पूरा हो चुका है और जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो वो फेज 2 के काम का शिलान्यास करेंगे। हालांकि उसके पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर यात्रियों के लिए, सैलानियों के लिए किस तरह की जो सुविधा है वो दी जा रही है। यहाँ पर न सिर्फ दिव्यता और भव्यता आपको दिखेगी, काशी की संस्कृति और जो सभ्यता है उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। काफ़ी चेंज आया है पहले से, तो काफ़ी मतलब पहले यहाँ पे था तो मतलब जैसे सीढ़ियाँ थी लेकिन काई वाई जमा हुआ था तो उतना साफ सुथरा नहीं था। अब तो काफ़ी साफ सुथरा हो गया, लोग आ रहे हैं बाहर से घूमने के लिए यहाँ पे, और हम लोग भी यही बनारस के ही हैं लेकिन आने के बाद काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से पूरा हो रहा है भाई। पहले की बात अलग थी, लेकिन पहले घाटों पे बहुत बेकार गंदगी बहुत ज़्यादा हुआ, अब तो इतना साफ हो गया और इसको जितने लोग पुल से देखते हैं उनको लगता है यहाँ आके ज़रूर एक बार घाट देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, साफ सफाई से लेके सारे घाटों का नवनिर्माण हुआ है, बहुत काफ़ी विकास हुआ है। काशी का इतिहास सनातन है। यहाँ कितने आक्रांता आए और मिट्टी में मिल गए, लेकिन गंगा की बहती अविराम धारा की तरह ये नगरी आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी मान्यताओं के मुताबिक त्रेता और द्वापर युग में थी। हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। बीते 8 साल में काशी की प्राचीनता को नूतनता से मेल कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह काशी अनंत है, वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं तो यहां से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। एक सांसद के नाते प्रधानमंत्री ने बीते 8 साल में काशी का कैसे कायाकल्प किया, आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं अब की बार वाराणसी वालों को मोदी किन किन तोहफों से नवाजने वाले हैं। इस बार मोदी काशी को करीब 45 योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम 1220 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जबकि 591 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के सबसे आधुनिक घाट का शुभारंभ करेंगे, तो एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई घर का उद्घाटन करेंगे, जहां करीब 1 लाख विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील तैयार होगा। मुख्य रूप से इसमें नमो घाट जो बहुप्रतीक्षित घाट है, जिसपे सारी सुविधा युक्त, रैंप युक्त ऐसा घाट जो जिसमें नदी तक जाया जा सके, वो सारी सुविधाओं से युक्त घाट है, उसका लोकार्पण फेज़ 1 का किया जाना है। और इसी के साथ कई अन्य कार्यक्रम हैं, जिसमें हमारा एक बहुत अच्छा किचन अक्षय पात्रा का बनाया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की धनराशि से, उसका भी शुभारंभ किया जाना है। और इसी प्रकार के कई कार्य हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी के कार्य हैं, नगर विकास के कार्य हैं, कुछ वार्ड्स के कार्य हैं और कुछ बिजली के कार्य हैं। बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास भी यहाँ पे किए जाने हैं। काशी की अधिकतर अंदर की सड़कें 4 लेन या 6 लेन की जानी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खुद सीएम योगी हर उस जगह का जायजा ले चुके हैं जहां गुरुवार को नरेंद्र मोदी को जाना है, लेकिन सबकी नजरें नमो घाट पर है, जहां सिर्फ 2 दिन बाद से गंगा किनारे आध्यात्मिकता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम नजर आने वाला है। गेल की ओर से एक खास तौर से जो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है उसका भी निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है और इसी सीएनजी स्टेशन के माध्यम से जो छोटी छोटी नावें होती हैं या जो बजड़े होते हैं उनमें जो सीएनजी है भरा होता है। और इसके साथ ही एक तरीके से जो गंगा प्रदूषण से मुक्ति का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे भी पूरा किया जा रहा है। नमो घाट से पहले भी मोदी काशी को कई बड़ी सौगात दे चुके हैं। मसलन 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में काशी में कामयाबी की नई इबारत लिखी है। लिहाजा यही कारण है कि यहाँ पर विकास के साथ साथ धर्म का पहिया एक साथ चल रहा है। अगर यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुए हैं तो धार्मिक मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री ने बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है और इसकी मिसाल है बाबा विश्वनाथ का चमकता दमकता ये दरबार। कुछ साल पहले तक यहाँ पर भक्तों को तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। घंटों इंतजार के बाद शिव भक्तों की मुराद पूरी होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर सहज और सरल दर्शन होता है और यही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 15 जुलाई 2021 को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल के तौर पे बनी ये इमारत अब धर्म नगरी वाराणसी की नई पहचान बन चुका है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था और इसे जापान के सहयोग से बनाया गया है और ठीक 1 साल बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर से इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। इन सब के बीच में जिस तरीके से इस कन्वेंशन सेंटर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये कन्वेंशन सेंटर मौजूदा दौर में वैश्विक कला और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। 25 अक्टूबर 2021 को मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 नवंबर 2020 को वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे। कहते हैं किसी भी शहर की तरक्की वहां की सड़कों से मापी जाती है। वाराणसी में भी पिछले 8 सालों में सड़कों का ऐसा जाल बुना गया जिसने उसे देश के अग्रणी शहरों में शामिल कर दिया है। बाबतपुर से लेकर बीएचयू तक बनारस की सड़कें अब चमचमा रही हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशीवासियों के सालों के सपने रिंग रोड को भी पूरा कर दिया है। वाराणसी के चारों तरफ 4 लेन जो हाईवे है वो बनकर तैयार है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक जो फ्लाईओवर हैं वो भी चमचमा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का बनारस अब धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगा है। 16 फरवरी 2020 को दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल, 19 फरवरी 2019 को पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल। 2014 के बाद काशी कितनी खूबसूरत हुई है उसकी एक मिसाल शहर का दिल कहे जाने वाले गोदौलिया चौराहे की सबसे ताजा तरीन तस्वीरें भी हैं। बनारस का दिल कहे जाने वाले गोदौलिया की पहचान अब बिल्कुल बदल चुकी है। गुलाबी इमारतों के बीच चमचमाती सड़कों पर गाड़ियों का रेला और बेहतरीन पार्किंग के साथ बनारस का ये सबसे बड़ा बाजार सैलानियों के लिए बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार है और इसके शिल्पकार हैं यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ साल